हेलो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं सेल के बारे में। ये सेकंड वीडियो है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल के कुछ और ऑर्गेनेल्स के बारे में। हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे आउटर कवरिंग, दैट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कुछ और ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो अब हम लोग देखते हैं सेकंड वीडियो में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखिए बच्चों, यहाँ सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है। इसका संख्या वैरी कर सकता है, मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है इसकी संख्या माइटोकॉन्ड्रिया का। यहाँ पे मैंने इसका डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है। देखिए यहाँ पे ये इसका क्या है, आउटर चैम्बर है। इसमें क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन यहाँ पे फोल्ड है और इसी फोल्ड को कहते हैं क्रिस्टी। इस फोल्ड के अंदर फ्लूइड पाया जाता है, इसका अपना राइबोसोम पाया जाता है और इसके पास अपना डीएनए होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल जो है बाकी सारे ऑर्गेनेल से डिफरेंट है। किस आधार पर डिफरेंट है? तो इसका अपना आरएनए पाया जाता है, इसका अपना डीएनए पाया जाता है, प्लस इसमें राइबोसोम है तो प्रोटीन खुद प्रोड्यूस करता है, अपना खुद प्रोड्यूस करेगा प्रोटीन। यहाँ पे देखिए बच्चों लिखे हैं ऑक्सिसोम, दैट मीन्स एटीपी भी अपना ये खुद ही प्रोड्यूस करता है। ये प्लेस देख रहे हैं ना बच्चों, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का प्लेस, यहाँ पे एटीपी खुद ही प्रोड्यूस करता है। इसके साथ साथ ये जो मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड मैं दिखाई हूँ उसमें क्या क्या पाया जाता है वो बता रही हूँ मैं। इसमें इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब है बच्चों कि दैट मीन्स ऑक्सीजन को इसमें ट्रैप करने की क्षमता होती है। ये सेल है, सेल लिविंग होता है तो इसको सेल भी रेस्पायर करता है, दैट मीन्स सेलुलर रेस्पिरेशन। आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना पड़ेगा 10th में सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो कैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को रिसीव करता होगा? क्योंकि इसके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। उसके अलावा क्या है, एंजाइम्स, लिपिड, राइबोसोम, डीएनए, आरएनए और कुछ आयंस इसके पास पाया जाता है। तो इसका अपना अपना इतना सारा इसका मटेरियल है जो इसके पास खुद पाया जाता है, इसीलिए बाकी ऑर्गेनल से अलग होता है। अब देख लेते हैं बच्चों कि ये जो मेम्ब्रेन है ना, जैसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े थे कि सेलेक्टिव परमिएबल है, इसी तरह जो इसका इंटरनल जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इंटरनल ये स्ट्रक्चर है ये भी क्या होता है, सेलेक्टेड परमिएबल होता है। सेलेक्टिव परमिएबल मतलब सेलेक्टेड मटेरियल से अंदर जाएगा और बाहर जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं इसका आपको काम बता देती हूँ। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी टर्म आएगा यहाँ, आप वो भी समझ लीजिए। जब यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन चाहिए, किस लिए? एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया को ही तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि ये एटीपी प्रोड्यूस करता है और ये एटीपी तभी प्रोड्यूस करेगा जब इसको ऑक्सीजन मिलेगा। तो वैसे रिएक्शन, वैसे केमिकल रिएक्शन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहे हों उसको क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। और जहां ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ता हो उसको बोलेंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो देखते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का मैं आपको समझाती हूँ। आप अभी इसके पहले पढ़े थे बच्चों साइटोप्लाज्म में कि इसमें बहुत सारे आयंस पाए जाते हैं प्लस कुछ और एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, सोडियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये भी आप पढ़े थे इसके बारे में, इसमें ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होगा किसका, कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसको बोलेंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन जब यहाँ कार्बोहाइड्रेट टूट गया और टूट जाने के बाद, ब्रेक डाउन होने के बाद वो पायरुविक एसिड में बदल जाता है, तो उस पायरुविक मतलब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होके टूट के पायरुविक एसिड बना, एटीपी तो नहीं बना। तो उस पायरुविक एसिड को एटीपी में कौन कन्वर्ट करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एटीपी को लेगा प्लस ऑक्सीजन तो यहाँ पहुंचा ही है। आप सोचोगे कैसे पहुंच गया ऑक्सीजन? बच्चों आप जानते हो ब्लड में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व रहता है और ब्लड की पहुंच तो हर सेल तक होती है। तो इस तरह से यहाँ ऑक्सीजन भी पहुंच गया। तो उस ऑक्सीजन को लेके
पायरुविक एसिड को ब्रेक कर देगा और ब्रेक करके फाइनली क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम तो यही है कि ये एटीपी प्रोड्यूस करे। एटीपी क्या है बच्चों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट मीन्स अ टाइप ऑफ एनर्जी। हमारे सेल को, हमारे सिस्टम को, बॉडी सिस्टम को एटीपी ही चाहिए, एनर्जी ही चाहिए, तभी तो हम सब काम कर पाएंगे। अभी मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ोगे, खेलोगे, उस सब के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम यही है एटीपी प्रोड्यूस करना, इसीलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं गोल्गी बॉडी के बारे में। देखिए यहाँ पे गोल्गी बॉडी है, इसको मैंने फिर से यहाँ पे बनाया है। गोल्गी बॉडी सैक जैसा स्ट्रक्चर है, पाउच जैसा स्ट्रक्चर है, जो एक दूसरे पे क्या है, होल्ड है, एक दूसरे से अटैच भी है और होल्ड भी है। यहाँ पे देखिए सॉलिड पार्ट मतलब फूला हुआ भाग है यहाँ पे, और यही गोल्गी बॉडी से डिटैच होता है, तो इसको डिस्चार्ज वेसिकल बोलते हैं। मतलब इसी गोल्गी बॉडी से ये वेसिकल्स बने हैं। और ये वेसिकल्स का काम क्या होता है बच्चों, ये वेसिकल का काम होता है लाइसोसोम। मतलब लाइसोसोम भी इसी से बनता है, गोल्गी बॉडी से ही बनता है लाइसोसोम, है ना। तो ये डिस्चार्ज होके वेसिकल्स जो होते हैं, ये कभी कभी वाटर, कभी फूड, कभी इस सेल का वेस्ट प्रोडक्ट अपने आप में रखते हैं, स्टोर करते हैं, पैक करते हैं। तो इस तरह से जो गोल्गी बॉडी है, इससे क्या बना, वेसिकल्स बना। तो और देख लेते हैं इसके बारे में। ये जो मैंने डिक्टियोसोम लिखा है बच्चों, मतलब जब ये गोल्गी बॉडी प्लांट्स, एनिमल सेल की बात होगी तो गोल्गी बॉडी कहेंगे, लेकिन जब इसी के बारे में प्लांट सेल में डिस्कस करेंगे तो इसको डिक्टियोसोम कहेंगे। इसके नाम से भी एक बात इंपॉर्टेंट है बच्चों कि गोल्गी बॉडी का नाम साइंटिस्ट के नाम से है, साइंटिस्ट के नाम के आधार पर रखी गई है। मतलब इसके बारे में सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने बताए उनका नाम है कैमिलियो गोल्गी, इसीलिए इसका नाम गोल्गी बॉडी रखा गया। इसके बारे में खास बात यह है बच्चों कि ये बहुत जगह नहीं भी पाया जाता है। मतलब ये प्लांट सेल में तो बहुत ज़्यादा संख्या में पाया जाता है, मतलब एक से ज़्यादा पाया जाएगा, लेकिन कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता है बच्चों। तो देखिए मैच्योर आरबीसी, आरबीसी याद है ना बच्चों, ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो दैट मीन्स मैच्योर आरबीसी जब मैच्योर हो जाता है उसमें ये डिसअपियर हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। प्लस स्पर्म में नहीं पाया जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव क्या है, सेल है ये, तो उस स्पर्म में भी ये नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। अब इसको इजीली बताऊं तो ये बता सकती हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब आप समझिए बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसमें ये गोल्गी बॉडी नहीं पाया जाता है। अब हम लोग इसका फंक्शन देख लेते हैं बच्चों। तो इनका काम होता है सिक्रीट म्यूकस, हार्मोन और कुछ एंजाइम भी ये सेल के अंदर सिंथेसाइज करता है, बनाता है। और आप अभी देखें कि ये पैकेजिंग में, स्टोरिंग में हेल्प तो करता ही करता है बच्चों, और हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। जैसे सिंपल शुगर का मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट, सिंगल कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर। जब बहुत सारे शुगर आपस में, ग्लूकोज आपस में मिल जाएंगे तो बन जाएंगे कॉम्प्लेक्स शुगर, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, एक और बात है यहाँ से, लाइसोसोम। लाइसोसोम इसी का जो ये डिटैच हो रहा है ना वेसिकल, वही लाइसोसोम भी बनता है। यहाँ पे लाइसोसोम मैंने लिख दिया। लाइसोसोम क्या है, इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं लाइसोसोम को। क्यों, क्योंकि कभी कभी अनफॉर्चुनेटली हमारे बॉडी में बैक्टीरिया, वायरसेस एंटर कर जाते हैं, तो उसको वो डाइजेस्ट कर देता है, किल कर देता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी कारण से, दैट मीन्स ओवर एज्ड हो जाने, सेल के ओवर एज्ड हो जाने से, या सेल किसी कारण से डैमेज हो गया तो काम नहीं कर रहा है, ये सारे फंक्शन जो ऑर्गेनेल्स का है वो नहीं परफॉर्म हो रहा है, तो ये लाइसोसोम क्या करेगा, इसमें टॉक्सिक मटेरियल होता है अंदर में, वो क्या करेगा, फट जाएगा और पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर देगा, किल कर देगा। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने फिगर बनाया है, इसको फिर से यहाँ बनाया ताकि आप अच्छे से समझ सकें। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिवर, स्पर्म में पाया जाता है,
जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा, प्लाज्मा मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, ये ब्लड का पार्ट है, तो प्लाज्मा में और पेनक्रियाज में पाया जाता है। ये देखिए आरईआर जो होता है ना बच्चों, वो फ्लैटेंड सैक जैसा है, लेकिन स्मूथ आरईआर जो होता है वो ट्यूब जैसा होता है। ये सैक जैसा होता है और ये ट्यूबुलर होता है। देखिए यहाँ पे डॉट डॉट जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है बच्चों, वो राइबोसोम है। और आप ये समझ लीजिए कि जहाँ राइबोसोम है वहाँ तो प्रोटीन सिंथेसिस होना ही होना है, और जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है दैट मीन्स आरईआर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। आप बोलोगे ट्रांसपोर्टेशन यहाँ क्या मतलब, सेल का इस पार्ट से इस पार्ट में किसी एलिमेंट्स को पहुंचना होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन हुआ ना बच्चों, तो उसको कौन हेल्प किया, आरईआर हेल्प किया। और फिर क्या काम हुआ फिर एसईआर का, तो ये क्या करता है ना, लिपिड और लिपिड के कंपाउंड्स जैसे ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन कौन करता है, सिंथेसिस कौन करता है, एसईआर करता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।